हाल मेरा है कि किसान की सबसे बड़ा समस्या है। अभी किसानी जब किसान का शुरू होता है तो खाद यहाँ मिलता ही नहीं। पहले किसान का खाद रहता है, किसान सरकार के द्वारा जितने भी लाइसेंसधारी दुकानदार है उनके घर में खाद भरा हुआ रहता है, और किसानी शुरू होता है तो खाद समाप्त हो जाता है। के लिए इनकी मांग थी, उसके लिए आपके स्तर से क्या की गई है, तो सही जवाब तो ये नहीं होना चाहिए। अब 26-27 का इंतजार करें स्वास्थ्य लाभ के लिए। हमने आपको पहले ही बताया। जहाँ हटवड़िया में सुनिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र है सर, बस अब जनता की तरफ आते हैं सर। जनता का सवाल एक बात जनता के लिए चौपाल रखा गया है। हमारा बात सुन लीजिए एक बार। जब माननीय पूर्व विधायक जी बता रहे हैं तो थोड़ा हमको इस पे डिस्कस कर लेनी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि 1 मिनट हमको समय दिया जाए। ऑल इलाके में अभी देखा जा रहा है कि जो युवा हैं, कम उम्र के 18 से 15 से 20 साल 25 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, नशा का उनको कुछ गजब टाइप का इस इलाके में, जैसे पंजाब में पहले उड़ता पंजाब चलता था, तो हमको लग रहा है कि यह कोसी इलाका जो है उड़ता कोसी हो गया है। सूखा नशा कोई ऐसा गाँव नहीं है, कोई लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज यहां पर आए हुए सभी जनता जनार्दन का प्रभात खबर के ओर से हार्दिक अभिनंदन करता है प्रभात खबर। और आज प्रभात खबर की चुनावी यात्रा जो है, कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके 243 विधानसभाओं में घूमते हुए आज पहुंची है सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में। और आज बात होगी यहाँ की जनता की, यहाँ के प्रतिनिधियों से डायरेक्ट सवाल करेंगे यहाँ की जनता के लोग। तो पहले कड़ी में पहले मैं यहाँ पे आए हुए सारे प्रतिनिधियों को एक एक करके अपने मंच में बुलाऊंगा। पहले तो रामविलास कामत जो यहाँ से विधायक हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने मंच में आमंत्रित करता हूं कि आए वो अपना सीट ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें विधायक जी का। यदुवंश कुमार यादव, पूर्व विधायक राजद, इनका भी जोरदार स्वागत करें तालियों से। सर प्लीज। सुनील कुमार लोजपा रा, इनका भी जोरदार स्वागत करें तालियों के साथ। मनोज सिंह भाजपा, इनका भी जोरदार स्वागत करें तालियों के साथ। मैं आग्रह करूंगा कि एक बार ये भी आए अपनी सीट। रामनाथ मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष राजद, इनका भी जोरदार स्वागत करिए तालियों के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ। मैं यहाँ पे 2-2 मिनट का समय दूंगा और सभी लोग अपना परिचय जो है जनता को देंगे। 2 मिनट के लिए समय रहेगा। तो मैं एक बार पहले बताना चाहूँगा कि 2 मिनट का समय रहेगा। 2 मिनट से ज़्यादा आप लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक समय स्लॉट होता है, उसके अनुसार हम टाइम के अनुसार चलते हैं। तो 2 मिनट में अपना अपना इंट्रो देते रहेंगे। सबसे पहले रामविलास कामत जी जो यहाँ से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनको मैं समय दे दूंगा कि वो अपना परिचय एक बार जनता को दें। सबसे पहले मैं आपके टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप पिपरा विधानसभा में आकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। और हमारे पिपरा विधानसभा के महान जनतागण भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं रामविलास कामत, एमएलए पिपरा विधानसभा जनता दल यूनाइटेड से। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हम तमाम दर्शकगण का, अपने विधानसभा के जनता का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पिपरा विधानसभा का परिचय मैं आज कह सकता हूं कि हमारा विधानसभा राष्ट्रीय स्तर पर नाम अपना दर्ज करा चुका है। वह रेल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके माध्यम से यहाँ पर पिपरा विधानसभा में
कई ऐसे कार्य शिक्षा के क्षेत्र में छात्र को रहने के लिए, छात्राओं के रहने के लिए आवासीय विद्यालय 3-3 संचालित हो रहा है। योजना युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ पर पिपरा विधानसभा में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए ज़मीन आवंटित की गई है, उसको भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। हमारा एनडीए की सरकार है दिल्ली में भी और पटना में भी। अगर आप केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा करेंगे तो कई ऐसे कार्य सुपौल जिला सहित पिपरा विधानसभा में हुआ है जो अविस्मरणीय है। जैसे कि रेल, सुपौल से अररिया रेल लाइन चालू होना, जैसे कि सरायगढ़ से निर्मली झंझारपुर दरभंगा तक रेल लाइन चालू होना, पिपरा विधानसभा के आसनपुर कुपहा में रेलवे स्टेशन बन जाना, कई ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ चलाया गया है। उसमें आप अगर देखेंगे तो दरभंगा जिला के भेजा से बकौर होते हुए एशिया की सबसे बड़ी पुल जो बनकर के तैयार हो रही है, 4 लेन की सड़कें विकसित हो रही है, रेल का जाल बिछाया जा रहा है। और अन्य जो कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सुपौल जिला के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना, जो इस इलाके के लिए, सुपौल जिला के लिए और कोसी क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाला योजना है, जो केंद्र सरकार हमें दी है और उस पे काम होना शुरू हो रहा है। और उससे हम लोगों का दिन रात एक करके वो सरजमीन पर उतरेगा तो कोसी के इलाके से बाढ़ पर नियंत्रण होगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी, अन्य काम जो इस इलाके में आवश्यक है। बिजली के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि हर घर बिजली है। बिजली अब जो है सो 125 यूनिट सरकार मुफ्त दे चुकी है और खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और उसमें मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। पिपरा विधानसभा में अभी खेतों तक बिजली को पहुंचाने के लिए व्यवस्थित तरीके से कई सब स्टेशन जो निर्माण के लिए उनका टेंडर हो गया है। 3 सब स्टेशन, एक चौहट्टा में, एक सिंगियौन में और एक दीनापट्टी में सब स्टेशन को विकसित करके खेतों तक बिजली पहुंचाने का कार्य अभी शुरू किया जा रहा है। अन्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप मेडिकल कॉलेज को ले सकते हैं, कई जो है सो वेलनेस सेंटर पंचायतों में बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में बन चुका है, ITI कॉलेज हर अनुमंडल में बन चुका है। आप अगर देखेंगे तो अनुमंडल स्तर पर ANM GNM कॉलेज को जो है सो विकसित कर दिया गया है। ITI का भी अनुमंडल स्तर पर निर्माण किया गया है। कहने का मतलब कि सड़कों से लेकर के, बिजली से लेकर के, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसानों के लिए उनके खेत तक नहर के माध्यम से, बिजली के माध्यम से पटवन की सुविधा के लिए काम किया जा रहा है। युवाओं के रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं आज के समय में एनडीए की सरकार बिहार से लेकर के दिल्ली तक आम जन के लिए जो दिनचर्या के लिए आवश्यकता है, हर आवश्यकता पे काम कर रही है। चाहे बूढ़े बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर देना हो, चाहे युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार का सृजन किया जाना हो, उनको सरकारी नौकरी देना हो, महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें हर पद पर पहुंचाने का काम करने का बात हो, उनको नौकरी में आरक्षण दे करके आगे बढ़ने का काम हो, पंचायती राज में आरक्षण दे करके उनको पंचायत के छोटे स्तर के प्रतिनिधि से लेकर के बड़े स्तर तक के प्रतिनिधि बना करके उनको सम्मान देने और उनको स्वाभिमान देने का काम एनडीए की सरकार अभी कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार में और सुपौल जिला में पिपरा विधानसभा में चहुमुखी विकास हो रहा है। इसमें
हमें कहीं से यह गुरेज नहीं है कि आप अगर हमसे पूछेंगे तो हम आपका बात का सम्मान करेंगे। आप जिन बातों को रखेंगे प्रयास करेंगे कि हम उसका जवाब आपको हाँ या ना में दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब यदुवंश कुमार यादव जी, सर 2 मिनट में जनता को अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम यदुवंश कुमार यादव है। मैं राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनता दल। मुझे 2015 से 2020 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। कुछ मामले में रामविलास जी खुशकिस्मत हैं, चूँकि हमारी भी कुछ मान्यता है। हम शिलान्यास में विश्वास नहीं करते, उद्घाटन में विश्वास करते। 2015 से 20 के बीच हमने समस्त गांव, जहां गांव वासी हैं कुछ जगह को छोड़कर, सारी सड़कों का निर्माण कराया अपने कार्यकाल में। और उसके अलावे जो भी सड़कें थी उनको स्वीकृति दिलाने का काम किया था। हमने कहा कि रामविलास जी खुशकिस्मत है, दूसरी बार हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़े तो उद्घाटन करने का मौका हमको नहीं मिला, और ये मौका इनको मिल गया। ये अच्छी बात है। रेल परियोजना की बात है तो आप तमाम लोगों को याद होगा, लालू यादव ने सुपौल रेलवे स्टेशन पर जिनकी चर्चा इन्होंने की है, लालू प्रसाद जी ने अपने मंत्रित्व काल में सुपौल से लेकर के गलगलिया तक की सड़क, ये रेल योजना की शुरुआत उन्होंने की। हाँ, ये बात तय है, शुरुआत करके उनका सर्वेक्षण के लिए सारी राशि की दे दी गई। इनके कार्यकाल में इस योजना की, चाहे वो निर्मली रेल लाइन की हो या जो भी हो, सारी योजनाएं रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में ही शुभारंभ किया गया और आज उसको कार्य रूप दिया गया है। तो प्रजातंत्र में तो आना और जाना, लेकिन असल है कि उस कार्य का शुभारंभ किसने किया, इसको देखने की आवश्यकता है। जो उस परियोजना की आवश्यकता किसने समझी, किस सरकार ने समझी, और उस योजना को कार्य रूप देने के लिए, साकार रूप देने के लिए सरजमीन पर कार्य करने का काम किया। तो ये कार्य हम लोगों के शासनकाल में ही प्रारंभ किया गया था। ये मेडिकल कॉलेज की बात है, अखबार में भी उस समय में आया था। जहां हम बैठे हुए हैं जिस विद्यालय के प्रांगण में, इस विद्यालय में 30 एकड़ ज़मीन है, और जो उस समय प्रपोजल दी गई थी तो हमने कहा था कि लिखित रूप में दिया, जो कलेक्ट्रेट में आज भी होगा, वर्तमान होगा, जो इसमें 30 एकड़ ज़मीन है, विद्यालय की उपयोग की जो ज़मीन को छांट करके बाकी ज़मीन में मेडिकल कॉलेज खोली जा सकती है। और दूसरा प्रस्ताव हमने दिया था झिटकियाही में, जो गैर मजरूआ खास पर 52 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए। परियोजना की शुरुआत होती है और सारी प्रक्रिया होने में लंबी अवधि लगती है, तो उसका लाभ इनको मिला। लेकिन योजना की शुरुआत हम लोगों ने करवाई थी, इसका भी प्रमाण हमारे पास है और ये बात सर्वविदित है। तो वैसे विकास के बारे में जो इनका कहना है, या जो बेरोजगारी है, रोजगार की बात की गई है, महंगाई है चारों तरफ, या जो भ्रष्टाचार का आलम है आज के तिथि में, घूसखोरी का जो आलम है, इस पर असल ये तो बेइंतहा बड़ा आम लोगों में जो अमन चैन शांति व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल समाप्त हो चुका है। वैसे गाल बजाने की आदत रही है लोगों की, वो हम झूठी बात तो बोलते नहीं हैं और जो सत्य है उसको छोड़ते भी नहीं। तो इन्हीं बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं, सारी स्थिति की आप लोगों को जानकारी है।
और उस जानकारी के अनुरूप आपको निर्णय लेना है। मैं इतना ही कहना चाहता धन्यवाद सर। सुनील कुमार जी लोजपा, आप भी 2 मिनट में अपनी बातों को रखें सर। मैं सुनील कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुपौल मीडिया प्रभारी। सबसे पहले प्रभात खबर द्वारा आयोजित इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में आए हुए आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राजनीतिक दल के साथी एवं हम लोगों के सामने बैठे अभिभावक, पिपरा विधानसभा के सम्मानित जनता मालिक, आप सभी का मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस का जो कार्यक्रम रखा गया है, हम सभी राजनीतिक दल के लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है और अपनी समस्या, अपनी बातों को रखने का मौका दिया है। इनके लिए मैं पुनः एक बार फिर दोबारा से इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर के तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अभी चुनावी दौर चल रहा है, सभी लोग जानते हैं बिहार और दिल्ली दोनों जगह एनडीए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो दोनों का समन्वय इस तरह से है, स्थापित हो गया है कि चौतरफा विकास गठबंधन में रहने का फायदा बिहार वासियों को मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे रेल के माध्यम से हो। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने तमाम बिजली के लाभार्थी जो हमारे कंज्यूमर हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, सभी को 125 यूनिट फ्री करने का काम किया है। वृद्ध लोग जो 400 रुपये जिन लोगों को मिल रहा था, उनसे उनका कुछ नहीं होने वाला था, उसे बढ़ाकर 1100 रुपये किए। इस तरह के तमाम कार्य अभी जो किए जा रहे हैं एनडीए गठबंधन के सरकार में, वह सराहनीय है। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सिंह जी 2 मिनट में अपनी बातों को सर आप भी रखें। हेलो, मैं मनोज कुमार सिंह, निवर्तमान जिला महामंत्री भाजपा सुपौल। मैं इस चुनावी एक्सप्रेस में अपने माननीय विधायक पिपरा श्री रामविलास जी का अभिनंदन करते हैं, साथ ही अपने इस पिपरा के पूर्व विधायक माननीय पूर्व विधायक जदुवंश यादव जी का अभिनंदन करते हैं और साथ ही अपने सामने बैठे हुए विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मैं प्रभात खबर परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस चौपाल के माध्यम से हम सभी लोगों को एक जगह एकत्रित होने का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, हम प्रभात खबर से कहना चाहेंगे, रेल की बात हुई और मेडिकल कॉलेज की बात हुई। जब तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में 2013 तक, 29 मई 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, कहीं भी रेल के संदर्भ में कोई परिवर्तन का काम बरसों से मांग होती रही, लोग धरना कर देते रहे, प्रदर्शन करते रहे। जो अमान परिवर्तन हो, जो मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदला जाए, ये काम नहीं हुई। ये काम हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये चाहे वह सुपौल से सहरसा से फारबिसगंज हो, चाहे सहरसा से पूर्णिया हो, चाहे सरायगढ़ से दरभंगा हो, ये परिवर्तन के काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात है, तो ये एनडीए गठबंधन की सरकार का उद्देश्य रहा। हर एक हिंदुस्तान के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। उसी कड़ी में आज पिपरा के अपने
दीनापट्टी में निर्माणाधीन है और मुझे उम्मीद और आशा है यह मेडिकल कॉलेज 26 और 27 में निश्चित रूप से इस जिले के इस कोसी वासियों को मिलेगा और यहाँ के बच्चे पढ़ के लाभ उठावेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जब जब इस देश में और एनडीए गठबंधन की सरकार प्रदेश में रही है तो विकास की रफ्तार चली है। चाहे अपने माननीय विधायक जी हो, इनके नेतृत्व में मैं देख रहा हूँ, पिपरा के बगल में बिशनपुर है, अनुसूचित जाति वर्गों के लिए, अति पिछड़ी वर्गों के लिए वहाँ विद्यालय का निर्माण, 1 से लेकर 10+2 के विद्यालय का निर्माण, साथ ही छात्रावास की भी व्यवस्था है। आप माननीय विधायक जी रेलवे की चर्चा कर ही दिया। साथ ही अपने इस निजी विकास मद से कोई भी गांव मोहल्ला देहात नहीं है जहां की इन्होंने निर्माण नहीं करवाया है। पूरे बिहार में, पूरे पिपरा में चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब रामनाथ मंडल जी को भी मैं बोलूंगा सर, 2 मिनट में अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव श्रद्धेय जदवंश बाबू, हमारे स्थानीय विधायक श्रद्धेय रामविलास बाबू एवं राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण एवं अन्य दल के सभी नेता एवं कार्यकर्तागण का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा नाम रामनाथ मंडल, मैं राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व जिला अध्यक्ष हूं, वर्तमान में प्रदेश सचिव हूं। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं चाह रहा था कि इस तरह का कार्यक्रम बहुत दिन पहले से होना चाहिए था। इलेक्शन के समय में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। जो सरकार है, जो समाज के जवाबदेह लोग हैं, उससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। यह हम लोगों का अधिकार है। जब एनडीए की सरकार आई तो लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल था। बहुत अच्छे अच्छे नारे दिए गए थे, यथा कि 3 महीना में राज्य का कानून व्यवस्था ठीक कर दिया जाएगा, राज्य से बाहर जो मजदूरी करने पलायन करते हैं यहाँ के गरीब लोग, उसकी समस्या ठीक कर दी जाएगी, राज्य में फैक्ट्री दिया जाएगा ताकि गरीब मजदूर यहाँ काम करे। मुझे लगता है कि इस सब संदर्भ में 100 दिन चले 2.5 कोस की बात साबित हो गई है। जब हम शांति से नहीं रह पाएंगे तो विकास किस काम का। आज आए दिन, अभी आपका अखबार देख रहा था, चारों तरफ हत्या की खबर है। हम विकास करके क्या करेंगे, किसके लिए विकास करेंगे। आज आप थाने में जाकर के देखिए, न्यायालय में जाकर के देखिए, अपराध की संख्या किस कदर बढ़ गई है। कोई आंकड़ा अभी सामने नहीं है कि आपको बताया जा सके। जिस समय लालू जी की सरकार थी, उस समय आप थाने में और न्यायालय में जाकर के जीआर रजिस्टर का मुआयना कर लीजिए। उस समय अगर 200 पन्ने में अपराध का अंकन किया जाता था तो अभी 2000 पेज में अंकन किया जा रहा है। इससे आपको लगेगा कि बिहार में अपराध किस कदर बढ़ा है। पिपरा विधानसभा यह सबसे शांति प्रिय क्षेत्र था। आप देख रहे हैं कि यहाँ दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है, उसका रुपया लूट लिया जाता है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाती है, किसी का गिरफ्तारी नहीं होता है। इसी पिपरा की धरती पर, इसी लिपियाही के आसपास में कुछ दिन पहले काफ़ी हत्या हुई थी, लूटपाट हुई थी। इस सब क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से या आप ही लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने परेशानी में है, आप लोग स्वयं बताएंगे। आज बेरोजगारी की जो समस्या है उसका तो कोई हिसाब ही लगाना मुश्किल हो गया है। हमारे
क्षेत्र के लोग ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त करके आज 6,000 7,000 पर प्राइवेट नौकरी करने के लिए विवश है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी समस्या को इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठावें। हम लोग समाज के जवाबदेह लोग हैं, हम लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए और जो सत्ता में है वह इसके लिए जवाबदेह है, उनसे सवाल बनता है। मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्तर से इस सवाल को उठाएं। अभी आप देख रहे हैं कि राज्य में इस क्षेत्र में जातीय विषमता बढ़ती जा रही है। सरेआम अत्यंत पिछड़े वर्ग के साथियों को, बच्चों को गोली से उड़ा दिया जा रहा है। इसके लिए जवाबदेह कौन है? इसकी जवाबदेही किस पर जाती है? निश्चित रूप से सरकार पर जाती है। विकास निश्चित रूप से होना चाहिए और जो सत्ता में है विकास उसका दायित्व है। वह विकास करके हम आम लोगों पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, वह उनका कर्तव्य है और वह जो भी विकास कर रहे हैं इसके लिए उनको धन्यवाद दिया जा सकता है, धन्यवाद देते हैं हम लोग। लेकिन जो सबसे मूलभूत समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, आप जाइए थाना से लेकर के ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल, अनुमंडल से जिला कमिश्नरी जाइए आप, कहीं पर किसी को कोई सहायता नहीं मिल पाती है। बिना घूस दिए, बिना नाजायज रुपया खर्च किए किसी का काम नहीं होता है। यह बड़े शर्मनाक बात है। आज जो हम लोग विकास की बात करते हैं तो विकास के युग में भ्रष्टाचार का भी काफ़ी विकास हुआ है। इसका भी कोई रिकॉर्ड जो है सो कहने के लायक नहीं है। मैं अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट का समय था, लगता है ज़्यादा समय ले लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप प्रभात खबर के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब बात यहाँ की जनता से होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम की असली जान, असली चेहरा अगर मैं कहूँ तो यहाँ की जनता है। तो एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूँ कि एक बार तालियाँ, जोरदार तालियाँ यहाँ की जनता के लिए भी होनी चाहिए। और अब मैं इस कड़ी में चलूँगा यहाँ की जनता के पास, और जिस किसी को भी सवाल पूछना होगा हमारे प्रतिनिधियों से, एक एक करके अपने ही स्थान पर हाथ उठाएंगे और हम उनके पास आते हुए उनसे सीधा सवाल लेंगे और उनके प्रतिनिधियों से सीधा जवाब लेंगे। तो सर क्या नाम होगा आपका? मेरा प्रभाकर प्रसाद, प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार। क्या सवाल होगा सर आपका? सवाल मेरा है, एनडीए की बहुत बढ़िया से अभी बखान एनडीए के लोगों ने की है, लेकिन आज तक जिस यशस्वी प्रधानमंत्री की बात हुई वो जितने वादे किए हमारे यहाँ, उस वादे में एक भी वादा वो पूरा नहीं किए हैं। सिर्फ जो कांग्रेस की सरकार में या यहाँ की जो बिहार की पहले की सरकार थी उसी के किए हुए कामों का सिर्फ उद्घाटन किया गया है, कोई नया शिलान्यास नहीं किया गया है। आज सबसे अधिक अगर इस क्षेत्र में पिपरा विधानसभा में लचर व्यवस्था है तो वो है स्वास्थ्य का। आज अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र थुमहा में। सर शॉर्ट में क्वेश्चन रखें प्लीज, शॉर्ट और सटीक क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं हमको जनता के साथ। हम लोगों के जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। आज बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। और एक आयुष डॉक्टर के बदौलत थुमहा का अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र चलता है। लघु सिंचाई में किसानों का जो मदद मिलता वो योजना अधर में लटका हुआ है आज कई वर्षों से, जो लघु सिंचाई का काम नहीं किया गया है, इसका जवाब पूछा जाए। ये सबसे बड़ी सर सत्ता पक्ष के लिए क्वेश्चन है, सत्ता पक्ष से मैं चाहूंगा एक बार जवाब दें इनके क्वेश्चन का। सर क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं। इनका स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया है और लघु सिंचाई के विभाग में आपने क्या कार्य किया है, सर इसका एक बार जवाब दें आप जनता को। सबसे पहले तो मैं इनका पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पाया। 2 बात हमने समझा है। जो आप उठा रहे हैं कि लघु सिंचाई में आप क्या चाहते हैं, पहले हमको ये बताइए क्या है लघु सिंचाई? लघु सिंचाई में जो हमारे थुमहा में स्टेट बोरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आधार में लटका हुआ है कई वर्षों से योजना। ठेकेदार काम बंद करके भाग गया है। इनकी आप जांच कराए और वहाँ पर जो किसानों को प्रॉब्लम हुआ है उस प्रॉब्लम को आप दूर करने की, इसलिए कि वहाँ पानी की भारी समस्या है और पूर्व से भी वो स्टेट बोरिंग चालू था।
लेकिन बीच में वो बंद हुआ, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से योजना आया और वह योजना अभी अधूरा लटका हुआ है। स्टेट बोरिंग लघु सिंचाई विभाग का योजना है और इस पे वो बंद पड़ा हुआ था वर्षों से। पूरे बिहार में जो स्टेट बोरिंग जिसको बोलते हैं, जो सभी प्रखंडों में कहीं कहीं उपलब्ध होता था, वो अभी बंद पड़ा हुआ था। उसको बिजली नहीं मिल रहा था, पहले बिजली के अभाव में बंद था, उसका मरम्मती का कार्य नहीं हो रहा था। अभी लघु सिंचाई विभाग के अन्य योजना भी हैं। मैं आपको स्टेट बोरिंग के बारे में बताना चाहता हूं कि सभी स्टेट बोरिंग का सर्वे करके 3 बरस पहले उसका डीपीआर सब पूरा बना करके तैयार है। इंजीनियरिंग विभाग में उसको टेंडर करके उसको दुरुस्त करवाने का काम किया जा रहा है। आपके यहाँ अभी जो लघु सिंचाई विभाग की बात है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि लघु सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं सुपौल से, आज पिपरा विधानसभा के सभी चैनलों में जो उनके अंदर में आता है उसका सर्वे आज वो कर रहे हैं। आप अगर पता करेंगे तो आपको चिलवा से लेकर के यहाँ ये कौन सा ये पुला जो है, इसको क्या कहते हैं, ये लिटियाही चौक तक, लिटियाही चौक में नहर तक, जो नहर के नीचे से सिंचाई, उसका सर्वे आज हो रहा है। फिर लालपुर, फसिया, मकरई होते हुए वो जो है इसको यहाँ ला करके उसका सर्वे किया जा रहा है, उस चैनल को दुरुस्त करने का। अन्य जो काम लघु सिंचाई विभाग का है उस पर मुस्तैदी से जल निकासी का काम हो, जल जमाव का जो क्षेत्र है उससे जल को निकालने का काम हो, हर काम को अभी किया जा रहा है। अन्य जो और क्या आप चाहते हैं सिंचाई विभाग में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बता रहे थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार अभी काम कर रही है, वो पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्ष तो मैं नहीं कहता, 15 वर्षों में काफ़ी सुधार हुई है। मैं पिपरा विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप उठा रहे थे थुमहा स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिपरा के स्वास्थ्य केंद्र जो अभी है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें जो त्रुटियां थी दवाई वितरण के से लेकर के डॉक्टर की उपस्थिति तक, आप कह रहे थे कि आयुष डॉक्टर के हाथों वो अस्पताल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसमें अभी जा कर के पता करेंगे तो कई विभाग के डॉक्टर हैं, अन्य स्टाफ हैं, दवा वितरण की व्यवस्था है, उसमें गड़बड़ी जो होती है उसकी जांच होती है। हम भी बराबर जाते हैं, सिविल सर्जन और अन्य पदाधिकारी, डीएम साहब भी अभी जा कर के जांच किए हैं, उसको व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। राजपुर में वेलनेस सेंटर बनाया गया है, आपको बौसली में जा कर के देखिएगा तो बौसली में भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का वेलनेस सेंटर बनाया गया है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। महेशपुर में वहाँ पर भी वेलनेस सेंटर का जो है सो शिलान्यास हुआ है। झारखा में शिलान्यास हुआ, जमीन के विवाद के चलते वो स्थगित हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको दुरुस्त करने के लिए अन्य काम किए जा रहे हैं और सभी कामों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना है। 2026 से 27 तक में वो बन करके तैयार होगा तो इस इलाके के लोगों के स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल मेरा है कि किसान की सबसे बड़ा समस्या है, अभी किसानी जब किसान का शुरू होता है तो खाद यहाँ मिलता ही नहीं है।
पहले किसान का खाद रहता है, किसान सरकार के द्वारा जितने भी लाइसेंसधारी दुकानदार है उनके घर में खाद भरा हुआ रहता है, और किसानी शुरू होता है तो खाद समाप्त हो जाता है। 4 दिन पहले यूरिया का इतना बड़ा अकाल था कि यूरिया मिल ही नहीं रहा था, 600 रुपया में दुकानदार सब यूरिया बेच रहा था, और सरकार के जो इतने भी इस सिस्टम में लगे हुए व्यक्ति हैं वो लोग नींद अपना लेकर के सोए हुए, उनको पता भी नहीं है कि 600 में मिलता है कि 1000 में मिलता है या मिलता ही नहीं है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है कि किसान का जब अनाज का उपज होता है तो यहाँ औने पौने रेट में लिया जाता है। कुछ दिन पहले 850 में चल रहा था यहाँ क्या नाम है आपको पटवा, अभी हो गया दाम 700। मतलब किसान को पता भी नहीं चलता है कि ये जो दाम जो है ये किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है कि पूंजीपति के हाथ में कि बिचौलिया के हाथ में। किसान तबाह है अपने अनाज को बेचने के लिए, और खाद को जो है खाद का जो है व्यवस्था करने के लिए, खाद खेती में जो खाद देंगे वो कैसे देंगे इसके लिए किसान तबाह है। खाद के लिए भी तबाह है, बीज के लिए तबाह है। अपने खाद बीज में इतना परेशानी डालते हुए जो खेती करते हैं उससे जो उपज होता है उसको बेचने के लिए भी तबाह है। किसान की समस्या को कितना दिन में कैसे ठीक किया जाएगा, यही मेरा सवाल। विधायक जी प्लीज जवाब दें, सवाल समझ पाए हो तो जवाब दें। सवाल इनका है कि किसान को खाद उपलब्ध होने में कठिनाई होती है और औने पौने दाम में इनको मिलता है। मैं इस सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि खाद वितरण के लिए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, आपके पंचायत में पैक्स है, पैक्स के माध्यम से भी सरकार खाद की वितरण करवाती है, और दुकानदारों को भी इलाकेवार रजिस्ट्रेशन करके उसको लाइसेंस दी जाती है खाद वितरण का। आप पैक्स के माध्यम से या खाद दुकानदार से आप खाद लेने जाते हैं तो आप उनसे पक्का पर्ची लेते होंगे, आप उनसे जो आप मूल्य देते हैं उनका जो है सो रिसीट लेते होंगे। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो आपको शिकायत करने के लिए कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं कि आपको खाद में कठिनाई हो रही है, खाद में दिक्कत हो रही है, मूल्य बढ़ा करके लिया जा रहा है। अभी अगले साल तो कुछ शिकायतें हमें मिल रही थी, इस साल तो अभी तक किसी ने शिकायत नहीं किया है हमारे पास में कि हमें खाद उपलब्ध नहीं है या हमसे अधिक पैसा लिया जा रहा है। आपसे अगर इस तरह की हुई है तो आप उस दुकानदार के बारे में शिकायत दर्ज करावें, आपके कहने पर कार्रवाई होगी। और व्यवस्थित तरीके से अभी किसानों को इस बार हम भी समझ रहे हैं, आप किसान लोग भी समझ रहे होंगे कि खाद के वितरण में कठिनाई नहीं हुई है। अभी धान के फसल तक हम लोग पहुंचे हैं, आगे गेहूं का भी फसल होना है, बुआई होना है। तो खाद के नियमित वितरण को दुरुस्त किया गया है, और अगर आपको कोई कठिनाई है तो उसके शिकायत के लिए कई ऐसे प्रखंड से लेकर के जिला तक आपको दिया गया है कि उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। सर पूर्व विधायक राजद कुछ कहना चाह रहे थे, शायद मैं चाहूँगा बोले आप। पर्टिकुलर है सवाल इनका था ये तुम्हा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का या अन्य जो अतिरिक्त केंद्र हैं स्वास्थ्य केंद्र, उनकी मांग थी जो कहीं चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है। अब 2027 में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो लोग स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनकी मांग है कि जो उनको चलाने के लिए आपके स्तर से क्या व्यवस्था की गई। अब जो मान लीजिए अब ये खाद की व्यवस्था, तो व्यवस्था के बारे में सारे लोग जानते हैं जो खाद कहाँ कहाँ से वितरित होता है, लेकिन जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, जो आम किसानों की समस्या उसके समाधान के लिए इनकी मांग थी, उसके लिए आपके स्तर से क्या की गई है। तो सही जवाब तो ये नहीं होना चाहिए अब 26-27 का इंतजार करें स्वास्थ्य लाभ के लिए। हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ हटवड़िया में स्वास्थ्य उप केंद्र है
वहाँ सर बस कहाँ बस नहीं, अब जनता की तरफ आते हैं सर, डॉक्टर नहीं जनता का है। सवाल नहीं, लेते हैं सर। एक बात जनता के लिए हमरा सुन लिया चौपाल जाए। रखा गया है, हमरा प्लीज सर। बात सुन लीजिए। एक बार जब माननीय पूर्व विधायक जी बता रहे हैं तो थोड़ा हमको इस पे डिस्कस कर लेनी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि 1 मिनट हमको समय दिया जाए। डिस्कस मतलब ये है, हमारा ये कहने का है कि स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप बात करना चाहते हैं 2020 से 25 के अंदर में, तो आप किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र का हालत अभी देखे हैं जो क्या स्थिति में बदला हुआ है या नहीं हुआ है। पहले वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी वहाँ पर मकान बन करके जन सुविधा की बातें, डॉक्टरों की व्यवस्था, अन्य जो 11 पंचायत में वेलनेस सेंटर बन करके तैयार हुआ है, उसमें हमारे कर्मी लोग वहाँ रहते हैं, आशा बहनें, ममता बहनें, नर्स लोग वहाँ रहती है, लोगों का देखभाल करते। 11 वेलनेस सेंटर बने हैं। पहले से भी सभी पंचायतों में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का क्या काम है? वहाँ पे हमारी नर्स बहनें जाती हैं, आशा ममता की बहनें जाती हैं, वहाँ के महिलाओं का, बच्चों का देखरेख करते हैं, टीकाकरण कराती है। और मैं आज कह सकता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र से आधा घंटा में किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच सकते हैं, या किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहते हैं तो आप जिला के हॉस्पिटल में जा सकते हैं, सदर अस्पताल में, अनुमंडल स्तर पर भी कई जो है सो अस्पताल हैं, उसमें आप जा सकते हैं, आधा घंटा में कहीं पहुंच सकते हैं। इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये तो बेईमानी होगी ना। साधन संपन्न लोग दिल्ली पटना जाकर के भी इलाज कर सकते हैं सर धन्यवाद। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र देने का मतलब है जो वहाँ जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो तत्क्षण इलाज के लिए आवश्यक है तो वहाँ जा सकते हैं। चल और सर, देखिए सवाल नहीं, आप रुक जाएं, आप लोग प्लीज रुक जाएं। जनता के लिए चौपाल लगाया गया है, जनता से सवाल लेंगे, इसके बाद फिर आगे हम आप पे आएंगे। प्लीज अतिरिक्त एक स्वास्थ्य मिनट, केंद्र अभी बस 1 मिनट, अब 2 मिनट के लिए आप लोग रुक जाएं। अभी जनता से सवाल लेंगे, इसके बाद फिर हम आएंगे। प्लीज अगले सवाल पे आते हैं। क्या सवाल है आपका? आप सभी को जय हिंद। मैं माननीय विधायक जी से एक नहीं 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे पिपरा विधानसभा में युवाओं के खेल के लिए क्या योगदान किया है, और हमारे पिपरा विधानसभा का अगर चौतरफा विकास होना चाहिए तो इसमें पर्यटन की बहुत ही आवश्यकता है। जब तक पर्यटन नहीं होगा तब तक दूर दूर से लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो आप इस क्षेत्र में योगदान क्या है और आपका, और हमारे नीतीश कुमार जी के लिए क्या सिर्फ गया जिला, नालंदा जिला और सिर्फ पटना जिला के लिए सब कुछ फंड बाकी है? हमारे क्षेत्र में मात्र जरा सा कुछ 1-2% ही देते हैं, सब कुछ नालंदा जिला और पटना जिला ही उनका गिरी जिला है। इसका मतलब ये नहीं सर सवाल आपसे खेल और पर्यटन के विभाग ये में आपका सोच का नजरिया है। सरकार जो होती है आवश्यकता अनुसार सभी इलाकों का विकास करता है। आप जो सोच रहे हैं जिस नजरिए से, वो आपके सोच के नज़रिया का जो है सो यह है कि आपको दिखाई पड़ता है नालंदा में, पटना में। आप इस बात को कभी नहीं सुने हैं कि विकास के क्षेत्र में अगर नालंदा में एक काम होता है तो सुपौल भी अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ता है। यह आप सुने होंगे यह बात कि नालंदा में काम होता है तो सुपौल में होता है, बाकी जगह दूसरे जिला का लोग कहता है कि यहाँ नहीं होता है, आप सुपौल के लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होता है। ये आपकी नज़रिया है। मैं आपको बताना चाहता, सुनिए ना, एम्स नहीं होता है सुपौल में एम्स। अच्छा उनके सवाल का जवाब देने दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा। मैं पहले उनके सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल के अवसर के लिए हमारी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई है। और अगर खेल से आप रुचि रखते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि आज हमारी सरकार सभी पंचायतों में खेल मैदान विकसित कर रहा है। एक पंचायत में नहीं, सभी पंचायतों में खेल मैदान विकसित किया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि हमारे गांव के बच्चे, पंचायत के बच्चे, देहात के बच्चे भी अपने हुनर को निकाल सके, वहाँ प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते। आप जिस निर्मली में अभी बैठे हुए हैं, यहाँ की एक हमारी अंशु बिटिया है, आपकी बहन है, मैं नहीं जानता कि आपकी बहन है, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। उनका मेहनत, उनका लगन रंग लाया है। और मैं उनके लिए उनके पिताजी के साथ पटना तक गए हैं। कई ऐसे कार्य उसके लिए आवश्यक था जिसके लिए हमने प्रयास किया है, लिखा है और पदाधिकारियों से उन्हें मिलवाया है। अपने क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए जब तक आपका सभी क्षेत्र में विकास नहीं हो जाएगा, सड़कों का, अस्पताल का, शिक्षा का, पर्यटन के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपके पिपरा में जो नगर पंचायत बना है, नगर पंचायत के मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसके लिए हमने प्रयास किया है। वहाँ पर पार्क बनाने के लिए, टेम्पू स्टैंड बनाने के लिए, वहाँ पर कब्रिस्तान को बनाने के लिए, वहाँ पर वो श्मशान घाट बनाने के लिए, कल वहाँ के लिए कई ऐसे काम हो रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र के लिए अभी संभावनाएं तलाशी जा रही है हमारे इलाके में, किस तरह से पर्यटन का विकास किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं दो। एक हमारा जो यहाँ जुल्हनिया का कैलाशपुरी मेला है, कैलाशपुरी मेला को हमने सरकार की दर्जा देने के लिए, उसको करने के लिए, और हरदी जो हमारा बंग देवी का स्थान है उसको भी बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है, और उसको विकास किया जा रहा है। उसके लिए पर्यटकीय उसको बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत तरह की योजनाएं लाई जा रही है, जिस पर काम हो रहा है। आगे अगर यह विकसित होगा दोनों क्षेत्र तो निश्चित रूप से यहाँ पर्यटक आएंगे घूमने के लिए। आपके बातों का मैं समर्थन करता हूँ, इस पर काम होना चाहिए और हो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट आप बताइए क्या सर। हमारा ये कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। मैं भी 3 दिन पहले की इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं कि एक महिला की इतनी दयनीय स्थिति थी कि हम यहाँ उसका बखान नहीं कर सकते हैं। हम उसे सुपौल में अपने पॉकेट से 1200 रुपये में स्कॉर्पियो रिजर्व करके नीलम कुमारी के पास हम उसका नंबर लगवाएं, और वहाँ पर हम चाहते हैं कि वहाँ पर 2 शिफ्ट में महिला चिकित्सक वहाँ पर बहाल हो। और पिपरा में कोरोना काल में 64 बेड का एक इमरजेंसी एक वार्ड बना था, जिसमें कि अभी दवा का भंडारण किया जा रहा है। एक भी बेड उसमें नहीं है और सारा एसी तक खोल दिया गया है। सर, स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, महिला चिकित्सक ने इन्होंने जो बात अभी बताया कि हमने अपने पॉकेट से पैसा दे करके उनको एडमिट कराया, समाज सेवी लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि अपने परिवार के लोगों को भी हम सही इलाज में उसको पहुंचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। महिला चिकित्सक की बात है, महिला चिकित्सक की जिला स्तर पर कमियां हैं, इस बात को सरकार भी महसूस करती है और स्वास्थ्य विभाग भी महसूस करती है। हम लोगों ने भी कई बार वहां महिला चिकित्सकों को पदस्थापित करवाया भी है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो वहाँ से निकल भी जाती है। अभी के स्थिति में वहाँ महिला चिकित्सक अगर नहीं है तो मैं अभी आपके सिविल सर्जन से बात करूंगा कि वहाँ महिला चिकित्सक की किस स्थिति में वहाँ कमी है, क्यों नहीं अभी है। मैं इसकी जानकारी लेकर के आपको बताऊंगा। ऐसा होना नहीं चाहिए कि महिला चिकित्सक तत्काल वहाँ नहीं हो, कोई ना कोई तो होना चाहिए। मैं इसको पता करके आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए क्या नाम होगा? मेरा नाम विद्याभूषण है। सुपौल इलाके में अभी देखा जा रहा है कि जो युवा हैं, कम उम्र के 18 से 15 से 20 साल 25 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, नशा की का उनको कुछ गजब टाइप का इस इलाके में, जैसे पंजाब में पहले उड़ता पंजाब चलता था, तो हमको लग रहा है कि यह कोसी इलाका जो है उड़ता कोसी हो गया है।
सूखा नशा, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप कहीं चौक चौराहे, स्कूल कॉलेज कहीं चले जाइए तो उसके अगल बगल में लोग कोरेक्स हो, गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, चरस हो, उसके साथ साथ इंजेक्शन, जो मॉर्फिन, ये सब इंजेक्शन होता है, ये सब लेना शुरू कर दिया है। तो मैं जो भी माननीय प्रतिनिधिगण हैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार इसके और क्या कर रही है। जैसे दारू बंदी था, वह तो एक ढकोसला हो गया। आप किसी गांव में चले जाइए, खुलेआम धड़ल्ले से दारू बिकती है, इसमें कोई कह दे तो इसको सर, यहाँ के युवा सीधा यहाँ के युवा नशे में बर्बाद हो रहे हैं, तो इसका जवाब दीजिए सर। कि शराबबंदी जो है सो ढकोसला हो गया, इनका कहना है। सुनिए न, इनका दो बात कहना है, शराबबंदी ढकोसला है, घर घर में दारू बिक रहा है, और दूसरा युवा जो है सो कोरेक्स कौन कौन इंजेक्शन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इसमें मैं कहता हूं कि बिहार की सरकार, नीतीश जी शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू किए हुए हैं और उन्होंने इसके लिए व्यापक व्यवस्था किए हुए हैं। जो भी शराब बेचते हुए, जो भी शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, दंडित किए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। इसमें सरकार की कोई कोताही नहीं है। आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, घर घर में बिक रहा है, तो चोरी करके बेचने वालों पर निगरानी आप भी कीजिए, सूचना दीजिए। उसका जो है सो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे अगर शिकायत करेंगे तो वहाँ छापा पड़ता है और अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। इससे आप नहीं बच सकते कि आपके इलाके में, आपके परिवार के बगल में कोई दारू बेचता है, आप जवाबदेही नहीं लेते हैं। आप सुनिए, तो पैसा आप दिलाते होंगे, हमें तो नहीं मालूम है कि पैसा लेकर के जाता है। फिर ऐसा आप जो कह रहे हैं, पहले इनसे हम बात कर लेते हैं। युवा नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, भाई यह हम लोगों के लिए सोचने का विषय है कि हमारा आने वाला जनरेशन बर्बाद हो रहा है, सूखा नशा ले रहा है, जंगल में बैठ करके पी रहा है, बरामदे के पीछे में, दीवार के पीछे में जा कर के पीता है, बगीचा में बैठ करके पीता है, सभी लोग देखते हैं। लेकिन जवाबदेही कोई अपने बच्चे का नहीं लेता। क्या करे सरकार उन बच्चों को जो कहीं जा कर के झाड़ी में छुप करके नशा कर रहा है। तो ऐसे में हम इलाके के लोगों को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, गार्जियनों को अपने बच्चे की जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि काहे किस तरह के वो नशा के आदी होते जा रहे हैं, शिकार होते जा रहे हैं। तो इस पर बचना पड़ेगा, हम लोगों को अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। सरकार, क्या सवाल होगा आपका? नाम क्या होगा आपका? अमरनाथ। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है आपका? बोलिए बोलिए। विधायक जी का ध्यान आकर्षण चल के ओर करवाना चाहता हूं। वर्तमान में जो अभी परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, जो कि पूर्व में खाता खेसरा अंकित नहीं था। रिटर्न जो आया था 1955 में, जो रिटर्न दिया गया था उसमें खाता दिया था, रकबा दिया था, खेसरा अंकित नहीं। इसके बावजूद जो है वह जमाबंदी पंजी 2 जो है अभी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। इसके बाद 78 में मानकीकरण किया गया था खेसरा पंजी का। वो सारे खेसरा पंजी कहाँ गया, कहाँ लापता हो गया, उसका कोई ठिकाना नहीं। अभी वर्तमान में जो खेसरा पंजी वितरण किया जा रहा है उसमें आम इमली भर करके दे दिया जा रहा है। गरीब लोगों सब दौड़ रहा है, न कोई सुनने वाला है न कोई देखने वाला है। मैं श्रीमान से इतना निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, जो वो लोग सुचारू ढंग से काम करें। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं सर। और किसी के पास सवाल है? किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाता हूं, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और आपके द्वारा अभी बताया गया जो पैक्स के द्वारा किसानों को उर्वरक मुहैया कराई जाती है, हम आपसे आग्रह करते हैं, चूंकि आप इसी इलाके में आप बसते हैं और यहाँ की किसानों की समस्या को आप भली भांति जानते हैं,
हम आपसे आग्रह करते हैं जो पैक्स जो है वो किसानों के लिए पंचायत स्तर पर गठित की गई है और पैक्स का आवंटन क्या है इसको आपको समीक्षा करना पड़ेगा। जो पैक्स का आवंटन, मेरे तुलापट्टी पंचायत में 3000 व्यक्ति का घर है और उस पैक्स को 150 बोरा यूरिया इस खरीफ मौसम में 150 बोरा मात्र यूरिया मिलता है। तो क्या आपको लगता है जो किसानों को उस 150 बोरा यूरिया से पूर्ति हो जाएगा? दूसरी बात है जो अभी पैक्स को सिर्फ इफको का लाइसेंस मिलता है। हम आपसे आग्रह करते हैं जो सरकार में इस बात को रखें, जो सरकार चूंकि आपकी है और तमाम पैक्सों को, चूंकि तमाम पंचायत स्तर पर बिहार में पैक्स स्थापित है, यदि आप सभी कंपनी का एजेंसी देते हैं तो निश्चित तौर पर वो पैक्स के माध्यम से उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक आपूर्ति की जाएगी। दूसरी बात है जो अभी महाअभियान चल रहा है, महाअभियान किसानों के लिए भूमिकर्ता के लिए चल रहा है, जो अभी आपका 16 अगस्त से शुरू हुआ और 20 तारीख को उसको समाप्त होना है। लेकिन आज तक मात्र 35 दिन में आज तक जो है सो पूरे सभी किसानों के हाथ में वो पर्चा तक नहीं बटा है। और तुलापट्टी पंचायत का मैं बताता हूं, जो आने वाले 14 तारीख को वहां पर कैंप है। क्या आपको लगता है जो ये 34 दिन में तमाम किसान वह पर्ची जो मिलता है उस पर्ची को भर करके वह जमा होगा और उसका निष्पादन होगा? जो आपके द्वारा लगातार जो राजस्व मंत्री के द्वारा प्रचारित की जा रही है, जो यहाँ पर तमाम लोग खाता खिसरा, वहाँ कैंप लगेगा, 10-10 कंप्यूटर लगेगा, लेकिन आपके पास एक भी कंप्यूटर नहीं है, वहाँ कैसे होगा? सत्ता पक्ष के लिए सवाल है, सत्ता पक्ष में से किसी और को मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग में एक बार हमको कुछ बता देने दीजिए। देखिए, राजस्व विभाग जो है अभी सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर है। चिंता का विषय बना हुआ है इस मकसद से कि यहाँ अभी हमारे राज्य में जितने भी घटनाएं हो रही है, मारपीट, दंगा फसाद, मर्डर का जो जांच होता है, तो अधिकांश मुद्दा जो है सो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ पाया जाता है। सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और हमने भी नज़दीक से इसको समझा है कि सरकार ने पहले कई स्तर पर ऐप के माध्यम से, कई स्तर पर डिजिटल माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी बिचौलिए के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इसको ऐप को के सिस्टम को भी हैंग कर जाते हैं, तो सरकार ने अंत में निर्णय लिया है कि अभी जो महाअभियान राजस्व विभाग का चल रहा है उसमें कार्यक्रम बनाया गया है कि हर एक किसान जिसके नाम से जमाबंदी है उसको जमाबंदी की कॉपी उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। यह अभियान चल रहा है, उसमें त्रुटियां कहीं कहीं हो रही है। हम लोगों को शिकायत मिल रहा है कि कर्मचारीगण या सीओ या सीआई जो है वो उस काम को मजबूती से नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का निगाह है उस पर, हम लोग भी उसको देख रहे हैं। और इस अभियान को आप जो समय सीमा की बात कर रहे हैं, उस समय सीमा को भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ाया जाएगा। इस अभियान को मुस्तैदी से करवाया जाएगा। इसमें कई ऐसे काम है, आपके जमाबंदी में जो त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त करने का उसमें ऑप्शन है। आपको बंटवारा करना है भाइयों में, उसको दुरुस्त करने का ऑप्शन है। आपके पूर्वज के ज़मीन को अपने नाम पे करवाना है, उसका भी ऑप्शन इस खाता खेसरा पंजी में जो आपको पन्ना दिया जा रहा है उसमें ऑप्शन दिया हुआ, फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है। इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा के अंदर अगर यह
नहीं हो पाता है तो समय सीमा बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन इस अभियान को दुरुस्त किया जाएगा। और जब तक यह दुरुस्त नहीं होगा, हमारे समाज में भाई भाई में झगड़ा, अपने दियादी गोतिया में जो विवाद हो रहा है वो दूर नहीं होगा। इसको दूर करना पड़ेगा। आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए और उनका शिकायत कीजिए जो इसमें बाधा डालते हैं। हमारे कर्मी भी कुछ ऐसे हैं जो इसको टालना चाहते हैं। जब तक वो टालेंगे नहीं तब तक उनका काम बनेगा नहीं। हम लोग को नॉलेज में है और सरकार और माननीय मंत्री इस पर गंभीरता से देख रही है। इस अभियान को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देना है। हम सभी लोग मिल करके इस अभियान को करेंगे तो हम समझते हैं कि अपने समाज के अधिकांश विवादों का निपटारा हो जाएगा। मैं यही बात कहना चाहता हूं, सभी लोग इसको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रामनाथ मंडल जी आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र की जनता, आपकी विधानसभा की जनता आपको जो है मौका देती है अगर माननीय बनने का, तो किन 5 मुद्दे पर आपके कार्य आपकी जनता के लिए होंगे, प्लीज सर बताएं। मैं तो सबसे पहले समाज में सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उस पर काम करूंगा कि समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ मिल बैठ कर रहें। दूसरी बात है कि मैं कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दूंगा। कानून व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। कानून के क्षेत्र में बहुत मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। भूमि विवाद की बात है, यह बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से हम एक एडवोकेट भी हैं और न्यायालय में काम करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि लगभग 90% झगड़ा का जड़ भूमि विवाद है। तो उसको भी सुलझाने की दिशा में निश्चित रूप से पहल होना चाहिए। बिजली की व्यवस्था है, निश्चित रूप से यह आम लोगों के हित में हो। आपने देखा कि हमारे नेता ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, तो वर्तमान सरकार को लगा कि निश्चित रूप से यह आम लोगों के लिए अच्छा है, तो 200 नहीं करके 125 यूनिट बिजली फ्री किया। जो वृद्ध जन है, जो लाचार मजबूर है, उनके लिए 400 रुपये पहले से दी जा रही थी, तो हमारे नेता ने कहा कि इसको 15 से दिया जाना जरूरी है। तो हमारी जो वर्तमान सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार, उनको लगा कि नहीं, तेजस्वी जी जो कर रहे हैं उस पर काम किया जाना चाहिए, वह होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 1500 तो नहीं किया, लेकिन 1100 रुपया किया। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तेजस्वी जी के जो घोषणा पत्र है उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। मैं अपने नेता के द्वारा जो कार्यक्रम लाया गया है उस पर निश्चित रूप से काम करने का प्रयास करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज सिंह जी भाजपा से हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र की जनता आप पर विश्वास जताती है और आपको माननीय बनने का मौका मिलता है, तो किन 5 मुद्दों पर आप अपने क्षेत्र के लिए विकास का कार्य करने का काम करेंगे? हेलो, पहली दफ़ा हम कार्यकर्ता हैं और अपने विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने पार्टी के लिए सर बताएं, अगर पार्टी को मौका मिलता है तो फिर किस 5 मुद्दों पर कार्य होगा? बोलने दिया जाए। मैं अपने विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं और पार्टी की निर्णय बिहार में हमारा गठबंधन है और गठबंधन से उम्मीदवार और वर्तमान में यहाँ के माननीय विधायक रामविलास जी हैं। अगर कभी पार्टी मुझे मौका देती है, गठबंधन के उपरांत जो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कायम है, मैं चाहूँगा यह यथावत रहे। जो विकास की गति बही है वह बहती रहे, यही मेरा संकल्प होगा। सुनील कुमार लोजपा, आपसे सर आग्रह करूंगा कि अगर आप पर विश्वास जताती है तो आप किन 5 मुद्दों को आगे रखते हुए जनता का कार्य करेंगे सर? हम लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपका सवाल है कि आपको अगर मौका मिलती है, आपके पार्टी को अगर मौका मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप किस क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे? 5 काम बताएं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं उस पार्टी का स्पेशल विजन भी है। उसका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो विजन अभी के वर्तमान समय में जो सरकार हमारी चल रही है, एनडीए की सरकार, वो तमाम विजन के
जो अंतर्गत में काम आ रहा है, उन तमाम विजन के आधार पर भी हम लोगों का काम चल रहा है। इसलिए हमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम लोगों की सरकार के द्वारा की जा रही काम है वह तमाम काम सराहनीय है और इन्हीं के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। कहीं कोई परेशानी नहीं, अगर परेशानी बुझाएगी जब हमारी सरकार बनेगी, हमें लोगों द्वारा शिकायत दी जाएगी कि यह काम आपका गलत हो रहा है, इस काम में परेशानी हो रही है, तो उस मुद्दे को हम प्राथमिकता देंगे। अभी जो चल रही है सरकार, इनके साथ हम हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। यदुवंश कुमार यादव जी, पूर्व विधायक राजद। सर, अगर आपके पार्टी को और आपको मौका मिलता है तो किन 5 मुद्दों में सबसे पहले आप कार्य करना चाहेंगे? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आपस की भाईचारा को कायम रखते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, दवाई, सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना। और जो आज का माहौल बना हुआ है, जैसा हमारे बीजेपी के साथी ने कहा, जो स्थिति बनी हुई है उसको हम कायम रखने का प्रयास करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर जो है बेहतर है, बिगड़ी हुई बेहतर करेंगे, यही संकल्प है माननीय विधायक जी। आम जनों में अमन चैन स्थापित करना, जो लोकल समस्या है उन समस्याओं को मिल बैठ करके समाधान करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। सबों को मिला करके इसको आगे बढ़ाना और क्षेत्र का सर्वांगीण। सर, अब रामविलास कामत जी जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, सर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपकी जनता जो है आप पर दोबारा से अब विश्वास जताती है, तो अब आगे के समय के लिए आप किन 5 मुद्दों पर कार्य करेंगे अपनी जनता के लिए? सर प्लीज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास ऐसी चीज है जो अनवरत चलते रहता है। विकास 2 तरह के होते हैं। एक मूलभूत सुविधा है जिसके बिना जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता। सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं जो है, जो लोगों को चाहिए, हम सभी जानते हैं कि पहले जब आज़ादी मिली थी हमारे देश को, तो उस समय में प्राथमिकता हुआ करता था रोटी, कपड़ा और मकान। उस समय की आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान। वहाँ से चल करके हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो विकास सतत प्रक्रिया है। हमारे नेता हैं आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और वो कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार जो जरूरत महसूस होगा पहले उस काम को हम करवाएंगे जो जरूरी है। उसके बाद आता है सुरक्षा का बात। सुरक्षा के लिए काम करना। हमारे जिला में सबसे मूल समस्या अभी जो है, हमारे पिपरा विधानसभा का 5 पंचायत अभी भी तटबंध के अंदर में है, और तटबंध के अंदर के पंचायत की समस्याएं अलग तरीके की है। उसको बिजली नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले सोलर प्लांट वाला बिजली वहां चल रहा था, सभी ध्वस्त हो गया है। इस बार वहां तटबंध के अंदर में हर एक गांव तक ऑन ग्रिड बिजली पहुंचाने का काम शुरू करवाया गया है। टेंडर हो गया है, ठेकेदार आ गया है, वह काम शुरू होगा। तटबंध की सुरक्षा, सुपौल जिला वासियों के लिए तटबंध की सुरक्षा मजबूतीकरण बहुत जरूरी है। जब कभी भी आज के समय में कोसी में 5 लाख क्यूसेक पानी आ जाता है, तो तटबंध के अंदर के लोग तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन तटबंध के बाहर के लोगों का भी नींद हराम हो जाता है। इसके लिए तटबंध के मजबूतीकरण के कामों को प्राथमिकता देनी है। और दूसरा काम है, दूसरा कार्य हम कहना चाहते हैं
कि यहाँ जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में युवा लोग हैं, युवा के रोजगार के लिए हम लोगों को काम करना है और मजबूती से काम करना है। आने वाले समय में पिपरा विधानसभा में, अभी आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पिपरा विधानसभा के बिशनपुर पंचायत में 248 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया है, उस पर काम चल रहा है। वहां औद्योगिक क्षेत्र लगाया जाएगा और इस इलाके के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यह हमारे प्राथमिकता में होगा कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले। महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजनाएं है, सरकार के द्वारा जो हर क्षेत्र में उसको आरक्षण दिया गया है। आज के कैबिनेट में महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना आज लागू किया गया है। इन कामों को करना, महिलाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार और इस इलाके के मूलभूत जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इन सबों को आगे बढ़ाना है। और कुछ पर्यटन स्थल जो हमारे विधानसभा में है, जैसे जोलहनिया का कैलाशपुरी मेला है या हरदी दुर्गा स्थान है, इस सब को विकसित करना है। एक और मूल हमारे मन में बहुत पहले से है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में तटबंध के बाहर भी कई ऐसे इलाके हैं जो सालों भर जल जमाव से भरा रहता है। जल जमाव को दूर करने के लिए हम प्लान बनवा रहे हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में तटबंध के बाहर जितने इलाके हैं, चाहे वो थरबिटिया से लेकर के यहाँ राजनपुर तक, नहर के बांध के किनारे का इलाका है, या इस साइड में लालपुर, बौसली, फसिया या इधर चिलवा, सुखासन में कई ऐसे इलाके हैं जो जल जमाव से पीड़ित है, उसको दूर करना हमारा प्राथमिकता होगा। इन्हीं सब कामों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस क्षेत्र को सुंदर, विकसित और भाईचारा से युक्त क्षेत्र हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप लोगों के बीच प्रभात खबर के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि प्रभात खबर एक मुहिम लेकर चला है। जो मुहिम में ये बताना चाहूँगा कि बिहार में जब चुनाव करीब आता है, जब चुनाव आयोग जो है तिथि घोषित करता है चुनाव की, मतदान के दिन की, तो चुनाव मत प्रतिशत कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है। बिहार में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है हर बार चुनाव में। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जहां जहां आप सब बैठे हैं, अपने अपने स्थान पर सिर्फ 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं आप सब, और एक शपथ करेंगे हम सब मिलकर। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्लीज़। अपना दायां हाथ उठाएं और मेरे साथ दोहराएं। अपना दायां हाथ उठाएंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, ये मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। स्पॉन्सर्ड बाय वास्तु विहार, राकेश मसाला, मीडिया पार्टनर डेली हंट। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य प्रभात